हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियोस में हमने पार्षद सीमा नियम, पार्षद अंतर नियम जैसे इम्पोर्टेंट प्रलेखों के बारे में अध्ययन किया था। आज हम प्रविवरण के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कुछ इतने महत्वपूर्ण प्रलेख होते हैं कि जिनके बिना किसी भी कंपनी का जन्म नहीं हो सकता, निर्माण नहीं हो सकता, और कुछ इस प्रकार के भी होते हैं जिससे कंपनी को आगे बढ़ाने में मदद मिलती है। उनमें से एक प्रलेख है प्रविवरण, जिसके लिए पब्लिक ऑफर किया जाता है और पब्लिक ऑफर प्रॉस्पेक्टस के साथ ही किया जा सकता है। हम सभी जानते हैं कि प्रत्येक कंपनी को अपनी जितनी भी क्रियाएं हैं, फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ हैं, उस सब के लिए बहुत सारी पूंजी की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए प्रत्येक कंपनी सिक्योरिटीज़ इशू करती है, प्रतिभूतियों का निर्गमन करती है। जब कंपनियों को बहुत ही सीमित धनराशि की आवश्यकता होती है तो वे अपने संचालकों और उनके निकट संबंधियों संस्थाओं को ही प्रतिभूतियां जारी कर देते हैं और आवश्यक पूंजी प्राप्त कर लेते हैं। किंतु जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, सार्वजनिक कंपनियों को जब बहुत बड़ी धनराशि की आवश्यकता होती है तो वे प्रतिभूतियों का सार्वजनिक प्रस्ताव लाती हैं, प्रस्ताव करती हैं, तब उन्हें प्रविवरण जारी करना पड़ता है। किंतु निजी कंपनियां प्रविवरण जारी नहीं कर सकती और प्रविवरण जारी करके प्रतिभूतियों का निर्गमन भी कभी भी नहीं कर सकती। इसलिए प्रविवरण सार्वजनिक कंपनियों के लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट प्रलेख है, जिससे वो पूंजी प्राप्त करने का सार्वजनिक प्रस्ताव लाते हैं, सार्वजनिक प्रस्ताव जारी करते हैं। तो प्रविवरण के बारे में हम आज विशेष अध्ययन करेंगे, विस्तार से चर्चा करेंगे। सार्वजनिक कंपनियां प्रतिभूतियों का निर्गमन करने के लिए सार्वजनिक प्रस्ताव जारी करती हैं, लाती हैं, और कुछ तरीकों से, कुछ रीति से, विधियों से प्रतिभूतियों का निर्गमन कर सकती हैं, जिसमें हम सबसे पहला प्रविवरण के द्वारा जनता को, जिसे हम सार्वजनिक प्रस्ताव के नाम से जानते हैं, इस प्रकार से प्रतिभूतियों का निर्गमन कर सकती हैं। दूसरा, निजी आधार पर प्रस्ताव पत्र जारी करके प्रतिभूतियों का निर्गमन कर सकती है। तीसरा, अधिकार निर्गम के द्वारा, जिसे हम राइट्स इशू भी बोलते हैं, राइट्स इशू, जिसमें कंपनियां पहले से स्थापित हैं और जिनके पास पहले से शेयर्स हैं, उन्हीं को एक ऑफर दिया जाता है, उनका अधिकार होता है, वो अधिकार निर्गम जारी करके भी प्रतिभूतियों का निर्गमन कर सकती है। और चौथी बात आती है बोनस निर्गम, अर्थात बोनस प्रतिभूतियों का निर्गमन करके भी प्रतिभूतियों का निर्गमन कर सकती है। बोनस इशू को जनरली कैपिटलाइजेशन ऑफ द प्रॉफिट्स भी कहा जाता है, और जो पहले से जिन शेयर होल्डर्स के पास शेयर हैं, उनको वो उनके शेयर्स के अनुपात में जब और अधिक अंश मिल जाते हैं तो वो जनरली बोनस निर्गम उसको ही कहते हैं। तो इस प्रकार से हम 4 प्रकार से प्रतिभूतियों का निर्गमन कर सकते हैं: प्रविवरण के द्वारा, निजी आधार पर प्रस्ताव पत्र द्वारा, अधिकार निर्गम द्वारा और बोनस निर्गम द्वारा। तो स्पष्ट है कि जो कंपनियां मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध हैं या अपने प्रतिभूतियों को सूचीबद्ध कराने का इरादा रखती हैं, वे ही कंपनियां प्रविवरण के द्वारा प्रतिभूतियों का निर्गमन कर सकती हैं। ऐसी कंपनियों को सेबी एक्ट 1992 अर्थात सेबी अधिनियम 1992 तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों का पालन करना पड़ता है। लेकिन निजी कंपनियों द्वारा प्रतिभूतियों को जब निर्गमन किया जाता है तो वो 2 प्रकार से कर सकती हैं: निजी आधार पर प्रस्ताव द्वारा, अधिकार निर्गम द्वारा और बोनस निर्गम द्वारा। तो 3 प्रकार से कर सकती हैं कोई भी निजी कंपनी अपनी प्रतिभूतियों का निर्गमन, लेकिन प्रविवरण जारी नहीं कर सकती और जनता से पूंजी प्राप्त नहीं कर सकती। अतः उन पर सेबी अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियम और कानून लागू नहीं होते हैं। स्पष्ट है कि निजी कंपनी चूंकि जनता से पूंजी प्राप्त नहीं कर सकती, इसलिए उन्हें प्रविवरण भी जारी नहीं करना होता है और उन पर सेबी अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए
नियम और विनियम लागू नहीं होते हैं। अब हम बात करते हैं सार्वजनिक प्रस्ताव की, जिसको हम पब्लिक ऑफर के नाम से जानते हैं। पब्लिक ऑफर हम सभी लोग भली भांति जानते हैं कि बहुत सारे पब्लिक ऑफर्स बाजार में आते हैं, जनता के बीच लाए जाते हैं। कंपनियां जिनसे पूंजी प्राप्त करने का एक प्रस्ताव करती हैं, ऑफर रखती हैं, तो उन्हें सार्वजनिक प्रस्ताव करना होता है। जो सार्वजनिक कंपनी जनता को अपनी प्रतिभूतियों के क्रय के लिए आमंत्रित करना चाहती हैं, उसे इस हेतु सार्वजनिक प्रस्ताव करना पड़ता है। सार्वजनिक प्रस्ताव करने या जनता को निमंत्रण देने हेतु कंपनियों को प्रविवरण जारी करना पड़ता है। अर्थात सार्वजनिक प्रस्ताव लाना है तो प्रविवरण भी जारी करना आवश्यक है। सार्वजनिक प्रस्ताव से तात्पर्य प्रतिभूतियों का ऐसा प्रस्ताव है जो किसी सार्वजनिक कंपनी द्वारा अथवा उसके विद्यमान अंशधारी द्वारा प्रविवरण जारी कर किया जाता है। सार्वजनिक प्रस्ताव 2-3 प्रकार के हो सकते हैं। पहला प्राथमिक सार्वजनिक प्रस्ताव, दूसरा अनुगामी सार्वजनिक प्रस्ताव और तीसरा विद्यमान सदस्य या प्रवर्तक द्वारा प्रतिभूतियों के विक्रय हेतु प्रस्ताव, जिसको हम ऑफर फॉर सेल के नाम से भी जानते हैं। ऐसा प्रस्ताव भी प्रविवरण जारी करके ही किया जा सकता है और ऐसा प्रस्ताव भी प्रारंभिक एवं अनुगामी दोनों ही प्रकार का हो सकता है। तो आइए सबसे पहले हम प्राथमिक सार्वजनिक प्रस्ताव, जिसको हम इनिशियल पब्लिक ऑफर के नाम से जानते हैं, उसकी चर्चा करें। जिसको हम आईपीओ के नाम से जानते हैं, उसकी बात कर लेते हैं। जब किसी असूचीबद्ध सार्वजनिक कंपनी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी द्वारा अपनी नई प्रतिभूतियों का अथवा ऐसी कंपनी के किसी भी विद्यमान अंशधारी द्वारा धारित प्रतिभूतियों का या दोनों के ही द्वारा पहली बार जनता को प्रतिभूतियों के विक्रय का प्रस्ताव ऑफर फॉर सेल किया जाता है, तो उसे प्राथमिक सार्वजनिक प्रस्ताव या प्राथमिक जन प्रस्ताव कहते हैं। ऐसे प्रस्ताव से उस कंपनी की प्रतिभूतियों का किसी भी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्धता और लेन देन, जिसको हम लिस्टिंग एग्रीमेंट के नाम से जानते हैं, लिस्टिंग और ट्रेडिंग का रास्ता साफ हो जाता है। इस प्रकार प्राथमिक सार्वजनिक प्रस्ताव से तात्पर्य किसी भी ऐसे प्रस्ताव से होता है जिसमें किसी असूचीबद्ध सार्वजनिक कंपनी द्वारा पहली बार जनता को अपनी प्रतिभूतियों का निर्गमन करना और किसी असूचीबद्ध सार्वजनिक कंपनी के किसी विद्यमान सदस्य या प्रवर्तक द्वारा धारित प्रतिभूतियों का विक्रय हेतु प्रस्ताव करना शामिल होता है। तो ये तो हुआ आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर। दूसरा है अनुगामी सार्वजनिक प्रस्ताव, जिसको हम फर्दर और फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर भी कहते हैं, जिसको एफपीओ के नाम से भी जाना जाता है। जब कोई पहले से सूचीबद्ध कंपनी एग्जिस्टिंग लिस्टेड कंपनी अपनी और प्रतिभूतियों फ्रेश शेयर्स का निर्गमन करती है, अर्थात ऐसी किसी कंपनी के विद्यमान सदस्य प्रवर्तक द्वारा धारित प्रतिभूतियों के विक्रय का प्रस्ताव अंशों के पहले निर्गमन के बाद कभी भी किया जा सकता है, तो उसे अनुगामी सार्वजनिक प्रस्ताव या अनुगामी जन प्रस्ताव कहते हैं। इस प्रकार अनुगामी सार्वजनिक प्रस्ताव का तात्पर्य निम्न में से किसी भी प्रकार का प्रस्ताव हो सकता है। नंबर 1, किसी भी पहले से सूचीबद्ध कंपनी द्वारा अंशों के प्रथम बार निर्गमन के बाद अपने नए फ्रेश शेयर्स या सिक्योरिटीज़ का जनता को निर्गमित करने का प्रस्ताव। ऐसा प्रस्ताव कंपनी द्वारा पहली बार के प्रस्ताव के बाद कभी भी किया जा सकता है। और सेकंड, किसी पहले से सूचीबद्ध कंपनी के किसी विद्यमान सदस्य द्वारा धारित प्रतिभूतियों के लिए विक्रय का प्रस्ताव। किसी सार्वजनिक कंपनी द्वारा प्रतिभूतियों का सार्वजनिक निर्गम करने का प्रस्ताव करने के लिए जनता को प्रविवरण जारी करना होता है, लेकिन किसी सार्वजनिक कंपनी के विद्यमान सदस्य या प्रवर्तक प्रतिभूतिधारी अंशधारी द्वारा अपने धारित प्रतिभूतियों के विक्रय का प्रस्ताव किया जाता है, तो उसे विक्रय हेतु प्रस्ताव कहा जाता है, ऑफर फॉर सेल के नाम से जाना जाता है। ऐसा प्रलेख भी प्रविवरण के समान ही समझा जाता है, जिसको हम डीम्ड टू बी ए प्रॉस्पेक्टस कहते हैं। विधि विशेषज्ञ कभी कभी इसे प्रलेख को प्रभाव से प्रविवरण भी कहते हैं, प्रॉस्पेक्टस बाय इम्प्लीकेशंस भी कहते हैं।
तो ये प्राथमिक और सार्वजनिक प्रस्ताव के बारे में बात थी और ऑफर फॉर सेल के बारे में बात थी। अब हम बात करते हैं प्रवर्तकों द्वारा प्रतिभूतियों को डीमेटेरियलाइज करने की या अभौतिकीकरण की। डीमेटेरियलाइजेशन आजकल सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट तरीका है। डीमेटेरियलाइजेशन के बिना कोई भी शेयर्स न खरीदे जा सकते हैं, न बेचे जा सकते हैं, न किसी आईपीओ में या ऑफर फॉर सेल आदि में अप्लाई किया जा सकता है। डीमेटेरियलाइजेशन आजकल कंपलसरी कर दिया गया है। परिवर्तनीय प्रतिभूतियों का सार्वजनिक प्रस्ताव करने वाली प्रत्येक सार्वजनिक कंपनी के प्रवर्तक ऐसी प्रतिभूतियों को केवल डीमेटेराइज्ड या डीमेट फॉर्म में ही जारी कर सकते हैं और इसको डीमेट फॉर्म में ही धारित किया जा सकता है। प्राथमिक सार्वजनिक निर्गमन की तिथि तक प्रवर्तकों द्वारा धारित सभी परिवर्तनीय प्रतिभूतियां ऐसे प्रस्ताव से पूर्व अभौतिक रूप में परिवर्तित की जाती हैं, डीमेटेरियलाइज की जाती हैं। उसके पश्चात ही प्रवर्तकों द्वारा धारित अंश केवल अभौतिक रूप में ही होंगे। ये नए नियमों के द्वारा सेबी के द्वारा आवश्यक कर दिया गया है कि कोई भी प्रतिभूतियां डीमेटेरियलाइज्ड फॉर्म में ही होल्ड की जा सकती हैं, धारित की जा सकती हैं। और ये जो अभौतिकीकरण है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। हर इन्वेस्टर को, हर अप्लाई करने वाले को अपना एक डीमैट खुलवाना होता है। बैंकों और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में डीमैट अकाउंट खोले जा सकते हैं। ये आजकल जैसे एक बैंक अकाउंट होता है उसी प्रकार से एक डीमैट अकाउंट होता है। डीमैट अकाउंट में आप अपना पैन कार्ड और आधार कार्ड आदि देके, बैंकों की डिटेल्स देके अपना डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। डीमैट अकाउंट में शेयर्स उस डीमैट अकाउंट में जमा रहते हैं और आपको एक इलेक्ट्रॉनिक नंबर जारी कर दिया जाता है कि आपको इस नंबर के, इस ISIN नंबर के कंपनी के शेयर्स हैं और उसकी संख्या लिखी होती है। बाकी करीब करीब उसी प्रकार का डीलिंग रहता है जिस प्रकार से एक बैंक में हम कैश के बारे में लेन देन करते हैं। उसी प्रकार से जैसे बैंक में चेकबुक होती है उसी प्रकार से यहाँ एक डेबिट इंस्ट्रक्शन स्लिप होती है। आपको किसी को भी बेचना हो, उसको ट्रांसफ़र करना हो तो DI स्लिप भर के आप उसको जमा करा सकते हैं और दूसरे व्यक्ति को उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो प्रतिभूतियों का जो अभौतिकीकरण है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसके बिना आप आज की तारीख में कोई भी शेयर्स अपने नाम से होल्ड नहीं कर सकते। उसके बिना किसी भी IPO में, किसी भी ऑफर फॉर सेल में शेयर्स खरीदने के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। इसलिए प्रतिभूतियों का अभौतिकीकरण आजकल आवश्यक हो जाता है। केवल डीमेटेरियलाइज्ड फॉर्म में ही प्रतिभूतियों को धारित किया जा सकता है। तो इस प्रकार से स्पष्ट है कि सार्वजनिक प्रस्ताव जो किया जाता है, सार्वजनिक प्रस्ताव के द्वारा प्रविवरण इशू करना पड़ता है और उसके बाद ही कोई कंपनी अपना पब्लिक इशू ला सकती है, ऑफर फॉर सेल ला सकती है और इस प्रकार से वो कंपनी प्रविवरण जो जारी करती है वो प्रविवरण आवश्यक हो जाता है। उसकी बहुत इम्पोर्टेंस है।